हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर एटीपीएन, स्वागत है आपका एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ये आज का हमारा नया चैप्टर है। तो बच्चों, आप हेडिंग लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होता है। बेसिकली बच्चों, इसमें क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स या फिर एंगल्स की जो स्टडी होती है उसको हमने किस ब्रांच में रखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो हम लिखते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये बच्चों क्या कहलाता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ट्रिगो का मतलब क्या हो गया, थ्री, मींस थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स। क्लियर है। तो बच्चों, इसमें हमें पढ़ना क्या है, आगे हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर एंगल, कि बेसिकली एंगल होता क्या है और पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, इन सब चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। तो आप हेडिंग लिखिए एंगल। एंगल। बच्चों, एंगल समझने के लिए देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा। आपने नाम सुना होगा रे, रे या फिर कोई लाइन। मान लीजिए मेरे पास एक इनिशियल रे है। क्लियर है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम मैंने रख दिया इनिशियल साइड, या फिर इसको बच्चों आप मान लीजिए रे। ठीक। अब किसी ने क्या किया, इस इनिशियल साइड को रोटेट करना शुरू कर दिया। ठीक। अब रोटेट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप ऊपर की साइड ऐसे रोटेट करें या फिर नीचे की साइड ऐसे रोटेट करें। वो अभी मैटर नहीं करता, उसको हम बाद में डिफाइन कर देंगे। लेकिन अभी हमें देखना है कि एंगल क्या होता है। तो किसी ने क्या किया, इस लाइन को उठा के ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया। क्लियर है। तो रोटेट करने के बाद वो लाइन यहां कहीं पहुंच गई। ठीक। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इसका नाम हमने दे दिया टर्मिनल साइड। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने इसको रोटेट किया इनिशियल साइड को, और फाइनली वो क्या बन गई, हमारी टर्मिनल साइड। मान लीजिए ये रोटेशन जो है आपका, इसका नाम मैंने दे दिया है थीटा। ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा थीटा का क्या मतलब होता है। अब बेसिकली मैंने एरो का साइन ऐसे क्यों बनाया ऊपर की साइड, क्योंकि जो मेरा रोटेशन हुआ है वो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हुआ है। मींस इस केस में जो मेरा रोटेशन है बच्चों, वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये जो डायरेक्शन होती है आपकी, इसको हम लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। और अगर आपने ऐसे इसको रोटेट किया होता तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो यहां पे देखिए, आपने जब इसको रोटेट किया तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया उसका नाम हमने दे दिया ओ। ओ को हम बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो अब एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल की डेफिनेशन का मतलब है जो आपने इसको रोटेट किया उसका मेजरमेंट, मींस मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन, वो क्या कहलाता है, आपका एंगल। मतलब इस केस में आपने क्या किया, इसको थीटा से रोटेशन दिया है, तो थीटा आपका क्या कहलाएगा, एंगल। अब बच्चों, आपने इसमें कौन सी डायरेक्शन में रोटेट किया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, यहां पे हमारा जो रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जो थीटा है हमारा, वो हमारा एंगल तो है, लेकिन कैसा एंगल है, पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करते हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। क्लियर है। तो यहां हम लिखते हैं थीटा जो है हमारा पॉजिटिव एंगल है। क्लियर है क्या। तो ये तो बच्चों हो गई आपके पॉजिटिव एंगल की कहानी। इसी तरीके से अब आपके दिमाग में ये आ चुका होगा कि अगला चीज सर बताएंगे नेगेटिव एंगल के बारे में। तो मान लीजिए मैं फिर से क्या करूंगा, यहां पे मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी। क्लियर है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस बार मैंने इसका नाम दे दिया इनिशियल साइड। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो इस बार रोटेशन में दूंगा वो मैं दूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे मैंने इसको ऐसे रोटेशन दिया और इसका नाम दे दिया थीटा। एरो बताता है कि आपने इसको किस डायरेक्शन में रोटेट किया है। क्लियर है। तो ये आपकी क्या हो गई, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। तो यहां पे बच्चों ये ओ तो आपका वर्टेक्स है ही सही, बार बार बताने की जरूरत नहीं है।
तो थीटा जो होगा आपका एंगल तो है, लेकिन वो होगा आपका नेगेटिव एंगल। क्लियर? तो ये हमारी कहानी थी एंगल की, कि एंगल क्या होता है और पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर इस पे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। तो अगला जो हमारा बच्चों टॉपिक है इसके अंदर, वो है हमारा सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। हेडिंग लिखिए सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्लियर? सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो एंगल का मेजरमेंट होता है उसके कितने तरीके के सिस्टम है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, जब हम इसको पढ़ेंगे आगे, इसमें देखिए बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली मैं आपको एक ही सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, वो है आपका सर्कुलर सिस्टम, जिसमें जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, रेडियन में। क्लियर है? तो हम इसमें हेडिंग डाल देते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जिसके अंदर जो मेजरमेंट होता है वो होता है आपका रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट। क्लियर? अब बच्चों आपने ये सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जो 180 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब देखिए इसको अगर हम डिराइव करना चाहें कि सर ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों 1 रेडियन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विच इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 1 रेडियन को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया सर्किल का। मान लीजिए उसकी रेडियस आपकी आर के इक्वल है और ये आर्क की लेंथ जो है वो मान लीजिए आप एल है, ये रेडियस आर हो गई, ये एंगल मान लीजिए आप थीटा। जब ये सेंटर पर सबटेंडेड एंगल जो है, सेंटर पर सबटेंडेड एंगल 1 रेडियन कब कहलाता है, जब आपकी आर्क लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, व्हेन L इक्वल्स टू R, तो बच्चों इस केस में जो थीटा होगा आपका क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। ये 1 रेडियन लिखने का तरीका होता है, इसको पढ़ते हैं 1, और जो C मैंने लिखा है उसका क्या मतलब होता है, रेडियन। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि L इक्वल्स टू 2R है, तो फिर आप बताओ बच्चों क्या बोलोगे, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 रेडियन। तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 रेडियन। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर L इक्वल्स टू 2 पाई R है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, 2 पाई रेडियन। क्लियर है क्या? अब बच्चों ये बताओ, अगर आपने L इक्वल्स टू 2 पाई R रख दिया तो इसका मतलब तो आपने पूरी की पूरी सरकमफेरेंस कंसीडर कर ली सर्कल की। इसका मतलब जो आपने एंगल ट्रेवल किया है सेंटर पे वो कितना होगा, 360 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 360 डिग्री के। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो 2 पाई रेडियन है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के इक्वल। तो इसका मतलब जो पाई रेडियन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 180 डिग्री। क्लियर है क्या? तो यही तो मैंने लिखा था कि पाई रेडियन जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो बच्चों यहां से हमें एक और रिलेशन मिल गया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्क लेंथ, रेडियस और जो एंगल है जो सेंटर पे सबटेंड हुआ है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो आप लिख सकते हो कि L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। तो यहां से बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, L अपॉन R। तो यहां पे थीटा जो होता है बच्चों ये ध्यान रखना, ये हमेशा किस में होता है, रेडियन में। R आपकी क्या है, रेडियस, और L आपका क्या है, आर्क लेंथ। क्लियर है क्या? तो ये आपका हो गया आर्क लेंथ। ठीक, तो ये बच्चों आपका हो गया सर्कुलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करिए और इसमें L इक्वल्स टू R थीटा को आपको याद रखना है, तो नोट डाउन करिए इसे।
तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए जल्दी से, लिखिए द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। आगे लिखिए अ पर्सन इज मूविंग, a person is moving in such a way, a person is moving in such a way that his distance from the side of the square, his distance from the side of the square is always 1, is always 1, then find the total distance, then find the total distance traveled by the person, find the total distance traveled by the person in one round, traveled by the person in one round। क्लियर? तो बच्चों देखिए क्या लिखा है मैंने आपको कि एक जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर या 4, और एक जो आदमी है वो उसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाता है कि उसकी जो स्क्वायर की साइड है उससे डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है 1। तो आपको बताना है कि उस पर्सन ने उस स्क्वायर के एक राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब ऐसा करते हैं, इसको बोर्ड पे हम समझते हैं अच्छे से कि एक्चुअली में इसमें करना क्या है हमें कैलकुलेट। ठीक, तो देखते हैं इसमें जल्दी से। तो सबसे पहले क्या करिए, आप स्क्वायर बनाइए एक। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, ठीक, इसकी लेंथ आपको दी हुई है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब देखिए एक पर्सन इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी स्क्वायर की साइड से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितनी है 1 यूनिट या 1। तो इसका मतलब वो पर्सन यहां से हमेशा कितनी डिस्टेंस मेंटेन करेगा 1। तो इसका मतलब जब वो मूव करेगा तो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल मूव कर रहा होगा, ये साइड के पैरेलल मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब उसका जो मूवमेंट होगा बच्चों वो इस तरीके से हो रहा होगा कुछ। लेकिन क्या होगा, यहां तक तो ठीक है कि आपने इसके पैरेलल मूव किया और हमेशा डिस्टेंस जो है 1 यूनिट आपकी मेंटेन है। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर के अराउंड मूव करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा ये बताओ। यहां पे इसको मूव करना है क्योंकि वापस से इसको यहां पे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको यहां पे एक सर्कुलर आर्क को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो उसकी डिस्टेंस रखनी है वो हमेशा कितनी रखनी है 1 यूनिट। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे ये एक सर्कुलर आर्क को इस तरीके से मेंटेन करेगा रोटेट करने के लिए, और इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस होगी वो हमेशा कितनी होगी 1, क्योंकि इसको हमेशा डिस्टेंस कितनी मेंटेन करनी है 1। फिर उसके बाद फिर से ये ऐसे मूव करने लग जाएगा इसमें और हमेशा डिस्टेंस कितनी रखेगा 1। अब आगे आप समझ गए होंगे, जब ये रोटेट करेगा फिर से तो फिर से इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा। क्लियर है? और फिर से क्या होगी इसकी रेडियस आर्क की 1। फिर उसके बाद ये ऐसे मूव करेगा और लास्ट में वापस से रोटेट करेगा ऐसे करके। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, ये इस तरीके से एक फिगर बन गया हमारा। क्लियर? अब देखो बच्चों, इसमें टोटल डिस्टेंस बतानी है हमेशा हमें कि 1 राउंड में कितनी ट्रेवल करी। आप मान लो उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, डिस्टेंस कौन कौन सी होगी, एक तो इसने देखो स्क्वायर के अलोंग लेंथ ट्रेवल करी है कुछ, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी 4, ये वाली लेंथ 4, ये वाली लेंथ 4 और ये वाली लेंथ भी 4। तो इसका मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, एक तो ये वाली डिस्टेंस है। लेकिन जब आपने कॉर्नर पे मूव किया था तो जो सर्कुलर आर्क को फॉलो किया उसमें भी तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब वो डिस्टेंस कितनी होती है, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि L इक्वल्स टू बच्चों होता है R इंटू थीटा। अब जितने भी सर्कुलर आर्क हैं चारों के चारों सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब रेडियस तो सबकी 1 ही है, तो L इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। अब थीटा में कैसे निकालूं मुझे ये बताओ। देखो आप जितने भी सर्कुलर आर्क बना रहे हो, मान लो आपने इस वाले आर्क को कंसीडर किया, तो उसमें सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है ये 90 डिग्री। अगर सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, क्योंकि रेडियस तो 1 है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 इंटू एल इंटू आर। एल आर तो हो गया एक सर्कुलर आर्क की वजह से, और 4 क्यों हुआ, क्योंकि चार सर्कुलर आर्क है हमारे पास। क्लियर है? तो कितनी आ गई डिस्टेंस 16 प्लस 4 इंटू एल इंटू आर, ये आर इंटू थीटा होगा, इसको सही कर लेना बच्चों, ये होगा 4 इंटू आर इंटू थीटा। तो यहां आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू
पाई बाई 2, तो ये कितना आ गया आपका 16 प्लस 2 पाई। क्लियर है क्या? तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई इन 1 राउंड। तो इसमें ध्यान क्या रखना था, जो सर्कुलर आर्क की लेंथ है उसको अच्छे से कंसीडर करना था। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से इसे नोट डाउन करिए आप। तो आगे हेडिंग लिखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा। लिखिए हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर हमें एक एक्यूट एंगल डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको बता दूं, साइन थीटा कोस थीटा टाइप के जो ये एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें उस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू, वो हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पे हम लिखते हैं, सबसे पहले तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। क्लियर है? ये 90 डिग्री एंगल मान लीजिए, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए अब सी। क्लियर? ये एंगल मान लीजिए आप थीटा। बच्चों ये ध्यान रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये मैं आपको बता रहा हूं फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल। क्लियर है क्या? तो यहां पे इसका मतलब जो मेरा थीटा है वो कैसा है इस ट्रायंगल के अंदर, एक्यूट। एबीसी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें बी एंगल क्या है वो 90 डिग्री है। अब सबसे पहले इसमें हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा डिफाइन करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी साइड्स को डिफाइन कर दूं। बच्चों जो ये है आपकी बीसी लेंथ, इसको हम बोलते हैं बेस। क्लियर है? और जो आपकी एबी लेंथ है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसके अलावा जो आपकी एसी लेंथ है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये सब आपको पता है। तो अब देखते हैं हम इसमें साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा जो पहला मैं लिखने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या नाम है उसका, साइन थीटा। तो लिखिए साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो क्या बोला मैंने, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। क्लियर है क्या? तो मतलब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो ए बी है और जो इसका हाइपोटेनस है वो क्या है, ए सी। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है क्या? ये आ गया आपकी साइन थीटा की वैल्यू। क्लियर? अब देखते हैं इसमें सेकेंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आता है मेरा कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। क्लियर है क्या? हाइपोटेनस। तो बेस डिवाइडेड बाय अगर हाइपोटेनस होता है तो इस डायग्राम में देख के बताइए इसका बेस क्या है बीसी और हाइपोटेनस क्या है एसी। तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीसी अपॉन एसी। क्लियर है क्या? बच्चों ये ध्यान रखना, जो साइन थीटा और कोस थीटा होता है ये आपके होते हैं प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां पे आप लिख लीजिए कि जो आपका साइन थीटा और जो कोस थीटा है ये आपका होता है प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, इसके अलावा 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको और पढ़ा रहा हूं, वो सब होते हैं डेराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज। क्लियर? तो तीसरा आप लिखिए यहां पे टेन थीटा। वैसे तो बच्चों टेन थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये डेराइव्ड है। डेराइव्ड क्यों है पता है आपको, क्योंकि आपने इसको डेराइव कर दिया साइन और कोस के थ्रू, तो इसलिए आपने दे दिया डेराइव्ड टी रेशियो। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालूं तो मैं बोल सकता हूं कि टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसका मतलब इस डायग्राम में जो वैल्यू आएगी मेरी वो आ जाएगी ए बी अपॉन बी सी। क्लियर है क्या? ये हो गया आपका टेन थीटा का वैल्यू।
इसके बाद जो वैल्यू है वो तो डायरेक्टली हमें याद करनी होती है। अगला आता है हमारे पास कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1/sin थीटा। क्लियर है क्या? ये डेराइव्ड रेशियो है क्योंकि आपने इसको साइन थीटा के थ्रू लिख दिया। इसी तरीके से एक और आता है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1/cos थीटा। और लास्ट जो आता है हमारा वो होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा बच्चों होता है 1/tan थीटा। तो ये हमने बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट जानकारी हमें क्या क्या रखनी है, एक तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, साइन और कोस याद है तो बाकी सारे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर कोसेक थीटा 1/sin थीटा के इक्वल है तो इसका मतलब जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा 1। इसके अलावा कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1। इसके अलावा टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा 1। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया, एंगल के बारे में बताया और सर्कुलर सिस्टम के बारे में बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो टी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनकी मैंने आपको जानकारी दी। अब बच्चों अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको मैंने जो भी पढ़ाया है उन पे बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। तो तब तक के लिए बच्चों आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।